हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है, राइट। सो मैं जस्ट आपको एक बात बोलना चाहती थी कि ये वीडियो मैंने अपनी सोच और समझ से बनाई है। एक बुक से पढ़कर मैंने इसके आंसर्स बनाए हैं, तो बुक के पेजेस भी मैंने साथ में लगाए हुए हैं, तो आपको वो मिल जाएंगे, राइट। बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे टू गिव द आंसर्स, ठीक है। जो आंसर्स मैं दे रही हूँ आप उसमें अपना कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी सोच समझ के हिसाब से, या फिर आप उनको मत यूज़ कीजिए अगर आपको नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है। बट मैं एक बुक से, सर्टिफाइड बुक में से देखकर चीज़ें मैंने डाली हैं। एंड पेपर का नेचर ऐसा है कि वो डिस्क्रिप्टिव होगा और आप उसमें आप अपनी यू हैव टू यूज़ योर ओन ब्रेन, अपनी सोच, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी थॉट प्रोसेस आप उसमें डाल सकते हो, राइट। तो दैट इज़ द वे फॉर दिस पेपर। और ज़्यादातर सेकेंड ईयर के पेपर ऐसे ही हैं। लेकिन कोई वीडियो देखकर आप ये बोलने लगे अरे ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए। मैंने ये सब काम की चीज़ें डाली, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू डोंट लाइक इट तो आप मत यूज़ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज यू आर ऑल डूइंग बीएड, सेकेंड ईयर में हो आप, तो आप सब ऑलमोस्ट यू आर ऑल टीचर्स, ठीक है। तो आप अपना यू हैव टू यूज़ योर कॉन्शियस, अपना ब्रेन यूज़ कीजिए। एंड होपफुली ये वीडियो आपको काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ subscribe to the channel and click on the like button and all the very best for your exams. Hopefully मैं सारे पेपर्स को लेके एक वीडियो बनाऊँ, let's see. But yeah, that's it. इतना ही मुझे बोलना था। Okay, let's start with the video and the paper. जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर में, ये जून 2019 का पेपर है CRSU का। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के लिए, वो है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बहुसांस्कृतिक जागरूकता से आप क्या समझते हो, उस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो शॉर्ट में लिखना है, बट हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सो दैट अगर बड़ा क्वेश्चन भी आता है 16 नंबर में, या मतलब कितने भी नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाए। ओके, सो हाँ, तो बात अगर कर रहे हैं हम मल्टी कल्चरल अवेयरनेस की, तो पहले तो ये आप बता सकते हो कि कल्चर क्या होता है, लाइक व्हाट इज़ कल्चर, ठीक है। तो कल्चर क्या होगा? कल्चर को हम देख सकते हैं किसी सोसाइटी या समाज के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन, जो उनकी संस्कृति है, जिस तरह की वो लाइफस्टाइल जीते हैं, जिस तरह के उनके त्यौहार हैं, जिस तरह से वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार है, वो सब कुछ जो है, और जो इन सब चीज़ों की जो नॉलेज है, जो नॉलेज आप एक इंसान अपने बच्चों को और फिर उसके बच्चों को मिलती है, तो उस तरह से हम कल्चर को देख सकते हैं, यानी कि संस्कृति को देख सकते हैं। तो आप इसमें बहुत कुछ आप अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से लिख सकते हो, राइट। तो पहली चीज़ तो ये होगी अंडरस्टैंडिंग कल्चर। फिर उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है सब्जेक्ट का नाम, तो लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो आप लिख सकते हो। अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। क्योंकि लैंग्वेज और कल्चर के बीच का रिलेशनशिप एक इंसान लिख सकता है अपनी सोच समझ से, क्योंकि भाषा से कल्चर का ऑब्वियसली बहुत गहरा रिलेशनशिप है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह से अपनी भाषा को यूज़ कर रहे हो अपने कल्चर में, राइट। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। कल्चर से भाषा पे प्रभाव पड़ता है और भाषा से कल्चर पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछी भी गई है। मल्टी कल्चरल अवेयरनेस का क्या मतलब हो गया? मल्टी कल्चरल से मतलब कि जब एक जगह पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर रहते हैं या कल्चर चलते हैं, रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, वहाँ उसको मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी कहा जाता है। अब इंडिया एज अ कंट्री अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा मल्टी कल्चरल है। अगेन लैंग्वेज की इसमें बात आ जाती है कि मल्टी लैंग्वेज है, और क्योंकि अलग अलग भाषाएँ हैं तो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर हैं तो अलग अलग भाषाएँ हैं, ठीक है। इंडिया की रिचनेस जो पूरी जो संसार मानता है वो इसकी डाइवर्सिटी को माना जाता है, राइट। उसकी डाइवर्सिटी में लैंग्वेज और मल्टी कल्चर, लाइक कल्चरल डाइवर्सिटी और लैंग्वेज डाइवर्सिटी, दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब
कितना चीज़ें एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह आ जाती है कि हमारा बहुत अलग अलग तरह के कल्चर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हैं। लोगों के पहनावे, लोगों की भाषाएं, लोगों के खान पीने की आदतें, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग होते हुए भी साथ में चलती हैं। तो वही है इंडिया की डाइवर्सिटी, राइट। और ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा मल्टीकल्चरल अवेयरनेस में, यही आ जाएगा कि हाउ वी आर अवेयर अबाउट आर सोसाइटी, आर यही सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो, राइट, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है, तो बहुत कुछ आप लिख सकते हो। तो आई थिंक आंसर देना काफ़ी ईजी हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है लिंकेजेस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। लिंकेजेस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग मतलब पढ़ने और लिखने के बीच में क्या संबंध है, उस पर हमको शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है संक्षिप्त सी, ठीक है। तो लेट्स सी इसमें क्या इसका आंसर है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें लिंकेजेस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग की, तो ये रीडिंग जो है वो राइटिंग को अफेक्ट करती है, राइटिंग जो है वो रीडिंग को अफेक्ट करती है। ये बहुत ही एक बेसिक, नॉर्मल लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है और इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, ठीक है। कोई भी जो लैंग्वेज की अगर आप बात करते हो तो उसके जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होंगे वो ये बात बोलेंगे कि जो रीडिंग इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जब आप पढ़ने के लिए आप बोलते हो, अगर किसी को छोटा बच्चा जिसने भी पढ़ना सीखा है, अगर आप उसको खाली पढ़ने के लिए बोलते हो तो वो पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से जब पढ़ता है, वो पढ़ना उसका बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छे से वो करने लगता है। जब हम उसके साथ राइटिंग जोड़ते हैं, लाइक वो जो अक्षरों को पढ़ रहा है, अगर वो जानता है कि ये अक्षर लिखा कैसे जाता है, ठीक है, तो वो उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता है। एंड वाइस वर्सा लिखने के साथ भी यही है, लिखते हुए ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस आएगी अगर बच्चे को पता है कि इस अक्षर को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। और ये भी एक प्रूवन चीज़ है कि जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, बहुत अलग अलग तरह का टेक्स्ट पढ़ते हैं, दुनिया भर के जो लिटरेचर है उससे उनकी जानकारी है, तो वो बड़े होकर राइटर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। ज़्यादातर राइटर्स हमें वही मिलते हैं जिन्होंने बचपन से जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिखना और पढ़ना एक दूसरे इसमें इंटरवाइंड है, दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, बहुत अच्छे से एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा असर भी होता है, अगर बच्चे को लिखने के लिए बोला जाए और अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से, तो राइटिंग उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड अगर वो उसको पढ़ने के लिए बोला जाए और वो लिख नहीं पा रहा है तो उसके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगेन रीडिंग एंड राइटिंग आप अलग अलग भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि रीडिंग एंड राइटिंग में क्या है, हम क्यों करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग। बोथ रीडिंग हम पढ़ने के लिए करते हैं, राइट, नॉलेज ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो नॉलेज ट्रांसमिट जब ही होगी जब हमें खुद कुछ पता है, और पता कहाँ से चलेगा, दूसरी चीज़ों को पढ़कर, राइट। दूसरी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स जो नॉलेज किताबों में है या कहीं और लिखी गई है, उनको पढ़ के ही हमें अपनी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। तो प्रैक्टिस इन राइटिंग हेल्प्स चिल्ड्रन बिल्ड देयर रीडिंग स्किल, ठीक है। तो राइटिंग की प्रैक्टिस अगर बच्चा करता है तो उसके रीडिंग स्किल्स डेवलप होते हैं बहुत अच्छे से। इसमें एक चीज़ और आप ये भी लिख सकते हो कि हम ये जो रिलेशनशिप है उसको बच्चों को सीखने में कैसे मदद कर सकते हैं, राइट। इसमें आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग में अगर हम साउंड्स को इन्वॉल्व कर देंगे तो उसमें बहुत हेल्प होगी। फोनिक्स यानी कि हम जो अक्षर हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम उनके साउंड, हर लेटर का हर अल्फ़ाबेट का एक अलग साउंड होता है, और उस साउंड के थ्रू बच्चा पढ़ना सीखता है। तो एक नॉर्मल जो बच्चा पढ़ना सीखता है उससे कहीं जल्दी से और अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से वो बच्चा पढ़ना सीख जाता है जिसको फोनिक्स पता है। तो ये क्या है, ये साउंड्स हैं, फोनिक्स साउंड्स हैं। तो साउंड्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं रीडिंग राइटिंग में तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट ऑफ LAC अप्रोच, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। तो उसका क्या मतलब है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके क्या बेनिफिट्स यानी कि लाभ हैं, उस पर हमको चर्चा करनी है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। एंड अगेन क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं तो ये इसमें आपके पास कंटेंट भी बहुत सारा होगा लिखने के लिए। यानी मीनिंग को आप पहले डिस्क्राइब कर दो अच्छी तरह से, फिर उसकी नीड्स क्या हैं पॉइंट्स में लिख दो, उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दो अच्छे से। बेनिफिट्स क्या हैं,
राइट। बेनिफिट्स लिख के फिर हम बेनिफिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लिखने के लिए बहुत कुछ है। लेट्स सी कि हम इसका एक आंसर कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का पहले हम मीनिंग देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। तो अगर बेसिकली मैं आपको एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होता है, ये कॉन्सेप्ट है जो ये बात को एक्नॉलेज करता है, इस बात को मानता है, इस फैक्ट को मानता है कि लैंग्वेज एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए रिजर्व नहीं रहनी चाहिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि स्पेसिफिक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो कि होते हैं मदर टंग, हमारी हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश, या कोई अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है या कोई जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो सिर्फ उसके उन सब्जेक्ट लैंग्वेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ बांध के नहीं रखना है हमको लैंग्वेज नॉलेज को, ठीक है। उसको क्या करना है, हमें हर एक सब्जेक्ट के साथ हमें लैंग्वेज लर्निंग करनी है। हमें अपनी एजुकेशन जो है हमारी उन सब्जेक्ट्स के साथ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में क्योंकि अलग अलग उन सब्जेक्ट से स्पेसिफिक बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो हम उस जो टीचर है उस सब्जेक्ट का, मैथ्स हो चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी हो, उसे उस सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करते हुए जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको भी सिखाना चाहिए, ठीक है। मैथ्स का टीचर सिर्फ मैथ्स पढ़ा के चला गया और बच्चे को चीज़ों के मतलब नहीं समझ आए हैं, शब्दों के, बहुत सारे शब्दों के मतलब नहीं समझ आए हैं, राइट। और वो अगेन क्योंकि अगर हिंदी या इंग्लिश में मैथ्स की बुक है और उसको हिंदी या इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आ रही है, राइट, तो वो मैथ्स को उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सीखेगा। सो इस चीज़ को ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम ये बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर इंग्लिश में मैथ्स की बुक है या हिंदी में मैथ्स की बुक है, तो मैथ्स के टीचर को ये देखना है कि बच्चा हिंदी या इंग्लिश में मैथ्स की बुक को पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी मदद करनी है, राइट। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कॉन्सेप्ट का ये मतलब है, ओके। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस की, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है लैंग्वेज अक्रॉस अप्रोच की, वाई डू वी नीड इट। सो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच इज़ नीडेड बिकॉज जो लैंग्वेज होती है, आई एम गोइंग टू टेल यू 3 पॉइंट्स, तो इफ़ यू वांट तो यू कैन नोट इट, आप नोट डाउन कर सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि लैंग्वेज कैन नॉट बी इफेक्टिवली लर्नड विदाउट अ कंटेक्स्ट, ठीक है। बिना कंटेक्स्ट के लैंग्वेज उतनी इफेक्टिवली नहीं सीखते। तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स का लेक्चर है और अगर आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो लेकिन आप हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर उसमें टीचर आपकी हेल्प करता है, आप हिंदी तो आपको एक कंटेक्स्ट मिलता है कि आपको ये जो सामने प्रॉब्लम लिखी है उसको क्यों पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। एक प्रॉब्लम मैथ की सॉल्व करनी है, तो एक कॉन्टेक्स्ट तो एक रीज़न मिल जाता है सीखने का, तो उससे क्या होता है, वो लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, लैंग्वेज एंड कंटेंट आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। लैंग्वेज यानी कि भाषा और कंटेंट यानी कि जो आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो आपके सामने गिवन है कि आपको ये पढ़ना है, ये लिखना है या कुछ भी, तो दोनों में आपस में बहुत गहरा संबंध है, राइट। दे आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज ऑब्वियसली जो चीज़ लिखी है और लैंग्वेज जो जिस भाषा में आप उसको बोल रहे हो, तो दोनों आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप बोलना सीख जाओगे यानी कि रीड करना सीख जाओगे अगर आप उसको कंटेंट आपको आ रहा है, ठीक है, पढ़ना। और सिमिलरली राइटिंग के लिए हो जाएगा, आप उसको लिखना सीख जाओगे अगर आपको वो कंटेंट पता है तो बोथ थिंग्स आर क्लोजली रिलेटेड। थर्ड पॉइंट है कि लैंग्वेज एंड कंटेंट को इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड कंटेंट को इंटीग्रेट करना बहुत मतलब कि कंटेंट और लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, अगर टीचर आपको साइंस में कोई चैप्टर पढ़ाना चाह रहा है और अगर आप पहली चीज़ अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो उसको, तो आप वो सीखोगे कैसे, राइट। तो टीचर्स को ये समझ आ जानी चाहिए बात कि अगर वो बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहते हैं तो बच्चों को उस भाषा को जिसमें कि उनकी किताबें हैं या जिसमें कि आप उनको सिखाना चाह रहे हो उस भाषा को भी सिखाना, उस लैंग्वेज को भी सिखाना ज़रूरी है। तो दोनों को उनको साथ में लेके चलना है। मैथ्स के टीचर को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और सिर्फ मुझे फार्मूला बताना है और प्रॉब्लम बता के फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बस इतना ही बच्चों को सिखाना है। तो ये उनकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए,
ऑलराइट, तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ये हो गई है। अभी बात करते हैं द बेनिफिट्स ऑफ LAC अप्रोच, यानी कि उसके जो फ़ायदे हैं, फ़ायदे क्या हैं LAC अप्रोच के। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो 3 तरीके से इसका बेनिफिट होता है LAC अप्रोच का। पहला होता है फॉर द स्कूल, दूसरा होगा फॉर टीचर, थर्ड इज़ फॉर द स्टूडेंट। तो स्कूल को कैसे बेनिफिट है इस अप्रोच से? स्कूल को ये बेनिफिट होता है कि पूरे स्कूल में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो जाता है सीखने और सिखाने का, राइट। स्कूल ने अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से सबको समझा दिया है कि हर क्लास में सब्जेक्ट के साथ साथ बच्चों की लैंग्वेज पे भी फोकस करना है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है। वो ऑब्वियसली उनकी लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल होगा हर एक सब्जेक्ट की, राइट। सेकेंड हो गया वर्क फॉर अ कॉमन टारगेट, मतलब कि पूरा स्कूल मिलके एक कॉमन टारगेट पे काम कर रहा है। कॉमन टारगेट क्या है यहाँ पर? कि बच्चों को भाषा के बारे में सिखाना है, लैंग्वेज को करिकुलम के अक्रॉस इस तरह से यूज़ करना है कि बच्चा करिकुलम के साथ साथ लैंग्वेज और लैंग्वेज के साथ साथ करिकुलम भी सीख रहा है। तो पूरे स्कूल्स में टीचर्स और सारा स्टाफ सारे वो एक कॉमन टारगेट लेके चल रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ फॉर द टीचर। टीचर के लिए कैसे बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल इसी तरह से हो जाएगा अगर टीचर्स को ये बात समझ आ जाएगी कि लैंग्वेज को यूज़ करना है उन्हें ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पर सोच और समझ की बहुत कमी है टीचर्स में, जो कि कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में भी रुकावट डालती है और बच्चों की तो लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही है, राइट। तो अगर एक बार ये चीज़ समझ आ जाए कि इसके ये बेनिफिट्स हैं तो टीचर्स को भी फ़ायदा होगा, ओके। और स्टूडेंट्स लर्न मोर इफ़ेक्टिवली, राइट। हर टीचर कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके सारे स्टूडेंट्स इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर लें और उसका सब्जेक्ट उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाए और वो उसमें अच्छा स्कोर करे, राइट। कहीं ना कहीं हर टीचर ये चाहता है। तो जब उनके स्टूडेंट्स अच्छे तरह से पढ़ाई करते हैं, उनके सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर्स गेन करते हैं, तो टीचर्स को भी ऑब्वियसली फ़ायदा होता है उस चीज़ का और उनको एक अच्छी फीलिंग भी आती है, राइट। थर्ड इज़ फॉर द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को तो ऑब्वियसली ये अप्रोच स्टूडेंट्स को ही सेंटर में रख के बनाई गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स के लिए, और स्कूल्स का काम ही होता है, टीचर्स का काम ही होता है कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलना चाहिए, बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो सबसे पहला फ़ायदा बच्चों को यही हो जाएगा, उनकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि हर सब्जेक्ट में वो लैंग्वेज पे भी फोकस किया जाएगा तो वो लैंग्वेज अपने आप सुधरती जाएगी उनकी, और उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, राइट। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको वो लैंग्वेज में जो कंटेंट लिखा है उन्हें वही पढ़ने में लिखने में दिक्कत है, राइट। और उसी के टीचर्स मार्क्स कट कर लेते हैं और उनको उसी में समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो जब वो चीज़ें सॉर्ट होती जाएंगी, लैंग्वेज की उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट होती जाएगी, तो उनके उस सब्जेक्ट में भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और लैंग्वेज तो ऑब्वियसली लैंग्वेज पे काम हो ही रहा है। और टीचर जब बिना मतलब बच्चों को जताए बिना बताए जब उनको वो चीज़ें कराते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, राइट, पर्टिकुलर लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये हर सब्जेक्ट में है और वो चीज़ें अपने आप वो अपने आप अनकॉन्शियसली वो लैंग्वेज को सीख रहे हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट कंटेंट अच्छा तरीके से सीखते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि जब भाषा पता है, लैंग्वेज पता है कि अगर मैथ्स हिंदी में लिखी हुई है, साइंस हिंदी में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है और उनको वो इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आ रही है तो वो क्वेश्चन को तो अपने आप समझ ही जाएंगे, और जब क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसका आंसर भी वो ढूंढ ही लेंगे, राइट। तो सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो भी वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। एंड टू हेल्प टू इम्प्रूव, उनको इम्प्रूव करने में भी LAC बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला कि LAC अप्रोच बनाई ही इसीलिए गई है कि बच्चों को हेल्प हो सके, वो इम्प्रूव कर सकें, राइट, अपने रिजल्ट्स में, अपने लर्निंग में इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो या these are the importance or these are the benefits of LAC approach. Okay, let's move on to the next question. Okay, next question is describe the role of questioning and discussions in the Indian classrooms. ठीक है, भारतीय कक्षाओं में प्रश्न और वाद विवाद की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
तो क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन जो एक चीज़ होती है उसमें क्या भूमिका है, उसकी क्या भूमिका है इंडियन क्लासरूम्स के अंदर, वो हमें डिस्कस करना है। ओके, सो अगेन वेरी आई थिंक ईजी क्वेश्चन। द ओनली थिंग डिफ़िकल्ट हेयर, जो जिस काम में हमें थोड़ी परेशानी होगी वो चीज़ों को याद रखने के लिए, मेन पॉइंट्स याद रखने की होगी। अदरवाइज़ लिखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, बट चीज़ें याद रखना और कुछ पॉइंट्स ऐसे जो कि इम्पॉर्टेंट होने चाहिए ना, वो याद रखने में हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अदरवाइज़ क्वेश्चंस एंड द सब्जेक्ट इज़ क्वाइट ईजी, आई विल से दैट। तो पहले डिस्कस करते हैं हम डिस्कशन को। ओके, वेरी गुड, डिस्कस करते हैं डिस्कशन को। वाह, फ़नी। ओके, तो डिस्कशन और क्वेश्चनिंग जो है, दीज आर टूल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, राइट, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक लेकर उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सपोज़ मैंने कोई टॉपिक उठाया करंट सिचुएशन में, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं तालिबान की बात करती हूँ, अफ़गानिस्तान की बात करती हूँ, तो अफ़गानिस्तान में पहले हमने एक टॉपिक उठाया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपना स्थापित कर दिया, राइट, उनका राज चल रहा है अभी वहाँ पर। तो पहले तो हम जो सिचुएशन है, वी आर डिस्कसिंग दैट, हम उस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि उसके क्या कॉन्स एंड प्रोज हैं, ठीक है। अब प्रोज तो कुछ है नहीं उसके, मतलब फ़ायदे तो कुछ है नहीं, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन यूजुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, यानी कि फ़ायदे नुकसान, मेरिट्स डीमेरिट्स, एडवांटेज एडवांटेजेस होते हैं, तो वो भी डिस्कस करते हैं, राइट। कुछ लोग उसके फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में नहीं बोलते हैं। फिर एक प्रॉब्लम निकल के आती है कि ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। फिर जब प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है तो प्रॉब्लम का लोग धीरे धीरे अलग अलग आइडियाज़ देने लगते हैं, राइट। उससे आइडियाज़ निकलते हैं और आइडियाज़ से क्या निकलता है? सोल्यूशन निकलता है, राइट। तो क्या है कि डिस्कशन से सल्यूशन निकल रहा है, राइट। और तो ये इसलिए डिस्कशन जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है लैंग्वेज लर्निंग का। अब एक बात बताइए, डिस्कशन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए लैंग्वेज तो आनी ज़रूरी है ना, राइट। समझ रहे हो आप? बिना भाषा के आप अपने विचार कैसे दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो? भाषा का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना भाषा के प्रयोग के तो नहीं होगा, डिस्कशन नहीं हो सकता ना। तो इसलिए लैंग्वेज लर्निंग बहुत ज़्यादा इसमें काम करती है। और डिस्कशन, अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने विचार हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट। चाहे कोई भी भाषा हो, भाषा का ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए, तभी आप 2, 3, 4 लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा पाते हो, राइट। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है। तो अगर मैं बुक में से देख के बताऊँ डिस्कशन के पर्पस क्या हो सकते हैं, राइट। पर्पस का मतलब क्यों करते हैं डिस्कशन, क्यों किया जाता है, तो उसके पर्पस ये होते हैं। फॉर लेइंग प्लान्स फॉर न्यू वर्क, नए काम के लिए कैसे प्लान्स बनाते हैं, प्लान्स बनाने के लिए डिस्कशन किया जाता है। फ्यूचर में क्या एक्शन लेने हैं उस नए काम को साकार करने के लिए, उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए किया जाता है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में अटेंशन या रिस्पेक्ट गेन करने के लिए डिस्कशन किया जाता है। डाउट्स को या आइडियाज़ को क्लियर करने के लिए डिस्कशन किया जाता है। इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, बनाने के लिए लोगों में डिस्कशन किया जाता है। और प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, क्या आप नए काम आपने शुरू किया और हो गया और कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस हुई है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए भी डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द फॉलोइंग पर्पस, ये जो है मेन पर्पसेस में से कुछ हो सकते हैं डिस्कशन के लिए। फॉर्म्स क्या होती हैं डिस्कशन की? फॉर्म्स हो गई, कॉन्फ्रेंस हो जाती है, डिबेट्स हो जाती है, सिंपोजियम, सेमिनार, ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन, ओके। अब बात करें कि एक क्लासरूम में या इंडियन क्लासरूम में डिस्कशन कैसे की जाएगी, कैसे होगा, क्या उससे चीज़ें निकल के आएंगी, कैसे उसका मतलब क्या रोल वो प्ले करता है डिस्कशन हमारे इंडियन क्लासरूम्स में। अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि उसमें 4 स्टेप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया लीडर, दूसरा हो गया ग्रुप, तीसरा हो गया प्रॉब्लम, चौथा हो गया कंटेंट एंड 5वां हो गया इवैल्यूएशन। अरे ये तो 5 ग्रुप्स हो गए। एनीवेज, तो पाँच
पार्ट्स में हम 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया लीडर। लीडर तो अगर क्लासरूम की बात करें, लीडर तो टीचर ही हो सकती है, राइट, क्योंकि एक मैच्योर एंड मोर एक्सपीरियंस पर्सन ही लीडर बन सकता है, और एक क्लासरूम के अंदर वो इंसान टीचर ही होता है, ठीक है। सो लीडर वुड बी द टीचर, ओके। तो टीचर का काम है डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो टीचर का काम है प्रिपरेशन, सिलेक्शन एंड प्लानिंग फॉर डिस्कशन। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि टीचर कैन नॉट डोमिनेट द एंटायर सीन। वो डोमिनेट नहीं करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। वो डिस्कशन को फैसिलिटेट करेगा, वो समझाएगा, बताएगा, हेल्प करेगा, लेकिन डोमिनेट नहीं करेगा। वो सही या गलत नहीं बताएगा बच्चों को जबकि डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ द ग्रुप। तो ग्रुप इज़ क्लियरली द स्टूडेंट्स इन अ लैंग्वेज क्लास, ठीक है। एक लैंग्वेज क्लास में जो स्टूडेंट्स है वही ग्रुप हो जाएंगी। तो टीचर ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर सकती है, और एक ग्रुप के अंदर हर तरह के, हर टेम्परामेंट के बच्चे होने चाहिए, ठीक है, जो जिनकी सोच अलग होती है, जिनके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। लेकिन टीचर को एक रिलैक्स्ड और इन्फॉर्म्ड क्लाइमेट देना है क्लासरूम के अंदर, कि जहाँ पर हर बच्चा अपनी बात बोल सके, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, उससे रिलेटेड जिस पे डिस्कशन करना है, एंड वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ही होनी चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स अच्छे से पार्ट जब भी ले पाएंगे, अपने व्यूज़ जब भी एक्सप्रेस कर पाएंगे, जब उस प्रॉब्लम से वो खुद को रिलेटेड मानते हैं, या उनको लगता है ये प्रॉब्लम हमारे लिए है, ठीक है, और हमको अगर हो सकता है हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल दें, तो ये वाली फीलिंग उनमें आनी चाहिए। तो प्रॉब्लम टीचर को, लीडर को इस तरह से डिसाइड करके उनको देनी है। फोर्थ थिंग इज़ द कंटेंट। अब अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, तो कंटेंट क्या होगा? कंटेंट वुड बी द बॉडी ऑफ नॉलेज, द नीडेड मटेरियल ऑफ स्टडी, ठीक है। मतलब जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़, तो सपोज़ अगर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो उस टॉपिक में जो ग्रुप है वो उस टॉपिक में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखाने के लिए, बताने के लिए, फैक्ट्स बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ चार्ट्स का, डायग्राम्स का, पिक्चर्स का, या कोई ऑडियो विजुअल या ऑडियो लिंगुअल एड्स का यूज़ करता है, तो वो क्या होता है वो उनका कंटेंट हो जाता है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये ग्रुप उन चीज़ों को यूज़ करता है, तो जो डिस्कशन है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज़ इवैल्यूएशन। मतलब उसको इवैल्यूएट करना, उसमें देखना कि उसका क्या निष्कर्ष या रिज़ल्ट निकल के आया है, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ एक एंड पॉइंट आना चाहिए डिस्कशन का, जहाँ पर कोई हमको लगता है कुछ अचीव किया गया है, कोई रिज़ल्ट अचीव किया गया है, ठीक है, जिसमें रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर किसी तरह का मिसकंसेप्शन जो था कुछ स्टूडेंट के अंदर वो कम हो रहा है, कुछ आइडियाज़ में चेंज आता है, किसी टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट किसी का जनरेट हो रहा है, तो चेंजिंग एटीट्यूड्स हमें मिल रहे हैं। तो दीज आर ऑल रिजल्ट्स दैट जो कि डिस्कशन से हमें मिलते हैं, एंड विच इज़ वेरी गुड। अभी इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट दैट, वो भी आप लिख सकते हो। बट आई थिंक इतना, क्योंकि क्वेश्चनिंग भी है, तो अगर खाली डिस्कशन के ऊपर 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप उसमें मेरिट डीमेरिट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मेरिट्स क्या हो जाएंगे कि वो हर स्टेज में काम करता है, नए आइडियाज़ फॉर्म करने में हेल्प मिलती है डिस्कशन से, क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करने में हेल्प मिलती है, राइट। और ज़्यादा वैल्यूएबल हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जब 10 लोग मिलकर एक टॉपिक के ऊपर बात करें, तो कुछ एक नई चीज़ निकल के आती है। एंड जेन्युइन लीडर्स आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि जब डिस्कशन हो रहा है, तो कोई ना कोई उन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में से एक ऐसा स्टूडेंट ज़रूर निकल के आता है जिसके पास लीडरशिप के स्किल्स हैं, जिसके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने के स्किल्स हैं, और साथ में दूसरों को समझाने के, बताने के स्किल्स हैं, राइट। तो ऐसे जेन्युइन लीडर्स हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। तो दीज आर ऑल मेरिट्स, ठीक है। डीमेरिट्स की बात करें तो
पहला ये हो जाए कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। सेकंड हो जाएगा कि जब एक टॉपिक के ऊपर बच्चों में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ओनली देन इट इज़ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर बच्चों को कुछ पता ही नहीं है तो वो किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नॉलेज होनी चाहिए बच्चों के पास उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। थर्ड इज़ टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली डिस्कशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक को मौका मिलना चाहिए अपनी बात बोलने का, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फोर्थ वुड बी कि इट इज़ लाइकली टू बी डोमिनेटेड बाय अ फ्यू स्टूडेंट, राइट, क्योंकि हर ग्रुप में, हर क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, ईदर बिकॉज उनको ज़्यादा नॉलेज है या वो ज़्यादा पढ़ते हैं, या मतलब किसी भी रीज़न से कुछ स्टूडेंट्स डोमिनेंट हो जाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, राइट। ओके, एंड देन अदर थिंग्स कैन बी कि वो ऑफ ट्रैक जा सकता है। किसी सेंसिटिव टॉपिक पे अगर बात करते हैं तो लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली अनप्लेजेंट फीलिंग आ सकती है। कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, राइट। तो दीज आर ऑल सम ऑफ द डीमेरिट्स। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चनिंग की। तो क्वेश्चनिंग इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज को सीखने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। तो इसको डेवलप किया था फेमस फिलोसोफर सोक्रेट्स ने, या हिंदी में सुकरात भी बोलते हैं उसको। उन्होंने क्वेश्चनिंग स्किल को, क्वेश्चनिंग को डेवलप किया था, ठीक है। तो उन्होंने जो बात बोली कि वो जो टीचर होता है ना, उसको सब्जेक्ट को या जो पढ़ाने का जो उनका कंटेंट है उसको इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए बच्चों के सामने, लर्नर के सामने, कि वो जो लर्नर है, वो जो लर्नर सच है उसको देखे, उससे खुद को आइडेंटिफाई करे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि वाई, व्हेन, हाउ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, कैसे है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो बच्चा खुद से क्वेश्चन करना सीखे बेसिकली। तो जो क्वेश्चनिंग स्किल है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज इन जनरल में भी और लैंग्वेज लर्निंग में भी, लैंग्वेज सीखने में भी, ठीक है। तो जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब क्वेश्चनिंग की बात करते हैं तो लैंग्वेज टीचर को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जो क्वेश्चन है वो रिलेवेंट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट। अगर किसी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है और आप बच्चों से क्वेश्चन करने को बोलते हो तो उनके क्वेश्चन रिलेवेंट होने चाहिए ना, उस चीज़ से रिलेटेड होने चाहिए, उनमें कुछ अर्थ होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए। इट शुड बी पिन पॉइंटेड, यानी कि एग्जैक्ट क्या पूछना चाह रहा है बच्चा या आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं वो पिन पॉइंटेड होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करे, डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ लीड करे, इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। इट शुड एम एट वन आंसर की तरफ एम करें, यानी कि एक उसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक उत्तर जब होता है, जब हर कोई एक उत्तर देता है, एक आंसर देता है, इसका मतलब कि वो सच है, वो फैक्ट है, ठीक है। और फैक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो वो सबसे करेक्ट फॉर्म होती है किसी भी आंसर को देने की, ठीक है। सो हाँ, वन आंसर एंड इट शुड नॉट आंसर इन एनी वे, ठीक है। किसी भी तरह से जवाब दिया जा सके, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होते हैं, ठीक है, कि किसी भी तरीके से जवाब दिया जा सके। द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन शुड बी एक्यूरेट। अगेन, क्वेश्चन को पिन पॉइंट करने के लिए, उसको रिलेवेंट और मीनिंगफुल बनाने के लिए क्वेश्चन की वर्डिंग, यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, लैंग्वेज के अंदर जो शब्द यूज़ हो रहे हैं वो जो होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए लैंग्वेज टीचर को। फंक्शंस क्या क्या होता है क्वेश्चनिंग की जब हम बात करते हैं एज अ टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग में अगर क्वेश्चनिंग स्किल एक टूल की तरह काम करे तो उसके क्या क्या काम है, वो कर क्या रहा है। पहली चीज़ है प्रॉम्प्टिंग, यानी कि प्रॉम्प्ट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, बताना, ठीक है। सेकेंड है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिली, उससे रिलेटेड आपका नया एक सवाल आप एक पैदा होता है, आप पूछते हो, तो वो क्या करता है, आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन से की तरफ ले जाता है, राइट। वो हाँ, उस क्वेश्चन का जब आप आंसर लेते हो तो उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। रीफोकस,
ठीक है, रीफोकस होता है, रीडायरेक्शन होता है, एंड देन इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अगेन क्रिटिकल अवेयरनेस बढ़ती है। जो इंसान क्वेश्चनिंग करना जानता है, इसका मतलब वो उसकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल है, वो चीज़ों को एनालाइज करना जानता है और क्वेश्चन करना चाहता है, राइट। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप चाहो, लाइक क्वेश्चनिंग स्किल या क्वेश्चनिंग एज अ टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग आता है, प्रश्न करने की जो कला है वो अगर 16 नंबर के क्वेश्चन में आती है तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छा खासा 16 नंबर का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, अब अगर एंड में हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जब एक क्लासरूम के अंदर क्वेश्चनिंग बच्चे कर रहे हैं और टीचर, लैंग्वेज का टीचर उनको क्वेश्चन करना सिखा रहा है उस लैंग्वेज को यूज़ करके, तो क्या हो रहा है कि बच्चे क्रिटिकल थिंकर्स बन रहे हैं, उनके अंदर क्रिटिकल अवेयरनेस जनरेट हो रही है, ठीक है। वो नई इन्फॉर्मेशन निकालना सीख रहे हैं, उनको एक नई डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चनिंग स्किल से रिलेटेड एक कोट है थियोडोर स्ट्रक्ट करके एक इंसान है, उन्होंने जो कि दिया है, उन्होंने कहा कि गुड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, गुड क्वेश्चंस बाय देयर वेरी नेचर आर एजुकेटिव। जब आप अच्छे सवाल पूछते हो ना तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हो, आपको एजुकेशन मिलती है, एंड दे हैव अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन ऑल काइंड ऑफ लर्निंग। हर तरह की लर्निंग में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ओके। तो आप जब ये आंसर देते हो तो आप इसको कोट भी कर सकते हो, एंड में कंक्लूजन में आप ये चीज़ लिख भी सकते हो, या फिर इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो। बहुत एक अच्छा कोट है, आई होप मुझे याद रहे जब मैं पेपर दे रही हूँ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर ये ऑडियो वीडियो जो भी है, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज, थैंक यू। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। skimming and extracting relevant information from the book। so basically हमें बुक्स को पढ़ते टाइम जो हम उनमें से रिलेवेंट जानकारी हम निकालते हैं, और स्किमिंग और स्कैनिंग की जो एक टेक्निक होती है रीडिंग की, उसके बारे में हमें लिखना है। तो 16 नंबर का कहते हैं कि एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, इससे क्या मतलब है। तो सबसे पहले, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, ठीक है, और निकालना मतलब ढूंढ के निकालना। तो जब आप बुक पढ़ते हो तो बुक में क्या होता है, हमारी किताबों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत सारी उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो क्या होता है कि सब कुछ हमारे काम का नहीं होता है, ठीक है। मतलब जानकारी के लिए हम उसको पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, हमारा ज्ञान उससे बढ़ता है, हमारी नॉलेज उससे बढ़ती है। लेकिन जब बात आती है पेपर में बैठकर आंसर करने की, स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो वो उतना सब कुछ पेपर में नहीं लिख सकते, टाइम कम होता है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो पूछा गया है उसी के बारे में बताना होता है। तो अगर जब हम रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं तो हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इतना पढ़ के आ जाना, ठीक है, जो हमने लिखवा दिया बस इतना पढ़ के आ जाना, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। बट हम उन्हें सिखा सकते हैं कि आप बुक पढ़ो, ठीक है, और बुक में सब कुछ है, सब कुछ पढ़ो, लेकिन उस सब कुछ में से जो आपको रिलेवेंट चीज़ है, जिसका आपको आंसर देना है, या जो आपके आंसर के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको कैसे ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं दैट वी कैन टीच देम, ठीक है। तो उन टेक्निक्स में से ही कुछ 2 टेक्निक्स है, स्कैनिंग और स्किमिंग। तो पहले हम स्किमिंग को देखते हैं कि स्किमिंग क्या है, कैसे की जाती है, ठीक है। स्किमिंग इज़ द टेक्निक ऑफ रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट बिफोर बिगिनिंग टू रीड इट इन डिटेल। तो मतलब कि स्किमिंग एक टेक्निक है जिसमें रीडिंग इस तरह से की जाती है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे सामने, उसको पढ़ते हैं इस तरीके से कि हमको एक जनरल ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू मतलब कि हमें पता चलता है कि ये टेक्स्ट है किस बारे में, ठीक है। हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसको उस तरह से एक बारी उस तरह से हम उसको पढ़ते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इस टेक्स्ट में बेसिकली कहा क्या गया है, ठीक है। फॉर सपोज़ कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम पॉलिटिक्स के बारे में, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक बार देख लिया हमने, हमको ये समझ आता है अच्छा ये बंगाल में हुए चुनावों के बारे में, हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं। हम उसमें डिटेल्स नहीं पढ़ते कि कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ था, वो कितने वोट से जीता या हारा, लाइक दोज आर द डिटेल्स। वो डिटेल्स हम नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि अच्छा ये पॉलिटिक्स में
क्या हुआ, इलेक्शन हुए बंगाल में, उसके बारे में ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो इस तरीके से स्किमिंग की जाती है। तो स्किमिंग में क्या होता है, हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। हमने देख लिया, एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इस टेक्स्ट के अंदर। सपोज़ हमारे पास 3-4 पेजेस का एक आंसर है जो हमें पढ़ना है, तो हम उसको एक बार पढ़ लिया, अब हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब कोई मटेरियल को टेक्स्ट को हम स्किम करते हैं, तो जो लर्नर है उस पर इसको उस बात का ध्यान रखना है कि उस टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है, ठीक है। बस वो मेन आइडिया उसको पकड़ना है और चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। मतलब पहली बार में जब आप स्किमिंग कर रहे हो तब आपको और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बस उसका मेन आइडिया निकालना है कि इस पूरे टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है और कहाँ कहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें और डिटेल में अच्छे से दोबारा पढ़नी होगी, ठीक है, 2 बार या 3 बार जितने भी बारी। तो वो होती है स्किमिंग, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हम स्किमिंग करते हैं न्यूज़पेपर की, मतलब कैसे हम सुबह बाहर जाने से पहले हम एक बार न्यूज़पेपर पे ऐसे नज़र डालते हैं कि अच्छा ये उसमें मेन चीज़ें देख ली, हमने हेडलाइंस देख ली कि अच्छा ये है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को स्किम कर रहे हैं, हम उसको बैठ के पढ़ नहीं रहे हैं, बट हमने उसको स्किम कर लिया, ठीक है। इसी तरह से कोई रिपोर्ट है हमारे पास किसी प्रोजेक्ट की या किसी भी चीज़ की कोई रिपोर्ट है, हम उसको फटाफट से कुछ मिनट्स के लिए हम उसको देखते हैं, उसमें हमें एक सब्जेक्ट मिल जाता है, हमें पता चल जाता है इस रिपोर्ट की टोन कैसी है, ठीक है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो वो हो गया गोइंग थ्रू द रिपोर्ट क्विकली, ये रिपोर्ट की हमने स्किमिंग की है। सिमिलरली प्रोज पैराग्राफ्स में हम एसेंशियल पॉइंट्स निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो प्रैक्टिस है ना स्किमिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मैच्योर लर्नर्स के लिए, ठीक है। मैच्योर लर्नर्स जो कि काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, अब वो स्टूडेंट जो बड़ी क्लासेस में आ गए हैं वो मैच्योर लर्नर्स हो जाते हैं, तो उनमें ये रीडिंग का स्किल होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ऑफ स्किमिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। अब नाउ मूव ऑन टू स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है, तो स्कैनिंग क्या है, बेसिकली वो स्किमिंग ही होती है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि उसको हम प्रैक्टिस करते हैं विद अ मोर टाइटली फोकस पर्पस। मतलब यहाँ पे जो फोकस है हमारा वो ज़्यादा नैरो हो गया है, अब हमें पता है कि हमें किस चीज़ के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हम पूरा टेक्स्ट डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई स्पेसिफिक फैक्ट चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टेक्स्ट में से, और उसके लिए हम उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सपोज़ अगेन मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, इलेक्शन वाला पॉलिटिक्स का एक टेक्स्ट है बंगाल इलेक्शंस के बारे में, तो हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, हमें ढूंढना है कि कौन सी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ था, हमें बस ये चाहिए, राइट। तो हम उसको पूरे टेक्स्ट को स्कैन करेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम हमें ढूंढना है, ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन खड़ा हुआ वो हमें देखना है, ठीक है। तो वो हो गई स्कैनिंग, हम उसको स्कैन कर रहे हैं पूरे टेक्स्ट को, जो चीज़ हमें चाहिए उसको ढूंढने के लिए, वो हो गई स्कैनिंग, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ जो बुक में दिए हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट्स जो लिखी होती हैं उनमें डिटेल फैक्ट्स और फिगर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन के साथ हमें मेंशन करना होता है, तो हम उन डिटेल्स को ढूंढते हैं स्कैनिंग करके। रिसर्च पेपर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जो लर्नर है, क्योंकि उसको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होते हैं, उसको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, तो उसको क्या इतना सब कुछ वो नहीं लिख सकता जो उसको रिसर्च पेपर बनाने हैं। उन रिसर्च पेपर्स के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ उतना ही चाहिए जो उसके रिसर्च पेपर में काम की चीज़ है, तो वो सिर्फ उन चीज़ों को उठाता है और उन्हीं चीज़ों के लिए वो उस बुक को या उस आर्टिकल को पढ़ता है, ठीक है। तो टू फाइंड आउट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, अब बुक्स के अंदर से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बेसिकली की जाती है, स्किमिंग की जाती है, ठीक है। तो जो स्किमिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए की जाती है बुक्स में से, उसको हम स्कैनिंग कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, हम इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल देते हैं, ओके। तो क्या हो रहा है, दोनों स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये बच्चों को बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए टीचर को। तो क्या होता है, स्कैनिंग जो है वो ब्रीफली रीडिंग करने का एक एक्ट है, ठीक है। पैसेज को ब्रीफली रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ निकालनी है जो हमें चाहिए, ठीक है। और
स्किमिंग क्या होगी, पैसेज को ग्रेट प्रिसीजन के साथ रीड करना, यानी कि उसको इस तरह से पढ़ना कि आपको उसको मेन आइडिया पता चल जाए कि उसमें मेन टॉपिक क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है बेसिकली, और डिटेल्स में नहीं जाना, उसमें हमें डिटेल्स में नहीं जाना, उसको इस तरह से पढ़ना है कि हम उसे खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये क्या कह रहा होगा और उसकी क्या क्या हो सकता है कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स टेक प्लेस हुए होंगे. ओके, सो दिस इज़ skimming and scanning, और both of them are very important for extracting relevant information from the book. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ, अंडरस्टैंड द मीनिंग इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि आप जो रेफरेंस है कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, उसमें आप मीनिंग निकालो. ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल पे क्या होता है, ज़्यादातर जो रीडिंग का काम किया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लर्नर्स को नहीं पता होता उन्होंने रीडिंग की है उसका पर्पस क्या था, या उन्होंने जो रीडिंग करी उसमें से उनको कितना समझ आया है, उनको कुछ ज़्यादा समझ आता नहीं है बेसिकली. एंड ये हर स्कूल में करंटली अभी भी और पहले भी इट यूज़ टू बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो लर्नर्स को नहीं समझ आ रहा है कि वाई दे आर रीडिंग द टेक्स्ट एंड व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट. ठीक है, संदर्भ क्या है उसको पढ़ने का, वो उनको नहीं पता होता है. और इसमें गलती दोनों टीचर्स की और लर्नर दोनों की होती है. टीचर्स की ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चों को कॉम्प्रीहेंड करना सिखाएं, यानी कि चीज़ों को समझना सिखाएं. अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको टीचर्स को ये इंश्योर करना होता है कि बच्चों को इसमें जनरल चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं, और उसके बाद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको पता है कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ये टीचर का काम होता है इंश्योर करना. ठीक है, एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है इसका, यानी कि परस्पर वार्तालाप के लिए सीखना और बोलना. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है कि आपस में बातचीत करने के लिए, परस्पर वार्तालाप के लिए सीखना और बोलना किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरह से किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटा सा उसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि लैंग्वेज जो एक है ना, और लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट, यानी कि ये स्किल सब्जेक्ट है. ठीक है, इसमें हम स्किल सीखते हैं, और लैंग्वेज सीखने के लिए 4 जो मेजर लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं वो होनी ज़रूरी हैं. वो क्या है? फर्स्ट इज़ लिसनिंग स्किल, यानी कि सुनना. सेकेंड इज़ स्पीकिंग स्किल, ऑरेटरी स्किल यानी कि बोलना. थर्ड इज़ रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना. एंड फोर्थ इज़ राइटिंग स्किल यानी कि लिखना. ये चारों जो स्किल्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. ठीक है, तो इन चारों स्किल्स को प्रैक्टिस के थ्रू आप एक्वायर कर सकते हो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपके स्किल्स और ज़्यादा शार्प होते जाएंगे और आपकी लैंग्वेज और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी. ठीक है, टू इंटरैक्ट यानी कि वार्तालाप के लिए बोलना और सुनना किस तरीके से काम करता है. तो कुछ एक्टिविटीज़ हम इन 2 स्किल्स के थ्रू कर सकते हैं इंटरेक्शन करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने के लिए. ठीक है, पहला तो सबसे नॉर्मल जो चीज़ होती है वो होती है डायलॉग, जो कि डे टू डे छोटे छोटे कामों के लिए हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है डायलॉग करने की. ओके, लेकिन क्लासरूम में डायलॉग का मतलब थोड़ा सा अलग होता है. अगेन कम्युनिकेशन के लिए तो वो ज़रूरी होता ही होता है, राइट. कुछ एडवांटेजेस जो होते हैं वो डायलॉग के वो ये होते हैं, मिनिमाइज़ शाइनेस यानी कि एक झिझक और शर्मीलापन जो होता है स्टूडेंट का, उसको कम करने के लिए. ठीक है, और क्योंकि वो सारे बच्चों से, बहुत सारे क्लास के अंदर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी जो झिझक होती है, शाइनेस होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है. सेकंड इज़ मोटिवेशन को बढ़ाना, इंक्रीज मोटिवेशन. थर्ड इज़ ब्रेक फ्रॉम मोनोटोनस रूटीन. मोनोटोनस यानी कि डेली के जो एक बोरिंग रूटीन में जो आप ढल जाते हो उससे निकलने के लिए. फोर्थ इज़ एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल. अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी कुड बी स्टोरी टेलिंग. ठीक है, स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि जो टीचर है वो शॉर्ट स्टोरीज़ सुनाकर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है. इससे क्या होगा, बच्चों की लिसनिंग हैबिट इंक्रीज़ होगी, और फिर वो ग्रेजुअली क्या होंगे, वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे. ठीक है, और वो दूसरों के सामने स्टोरी को इमिटेट करेंगे, उसकी नकल करेंगे, फिर इनैक्ट करेंगे. तो उससे क्या होगा, उनके स्पीकिंग स्किल्स भी इंक्रीज़ होंगे. ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग skills both are developing through this storytelling activity. Next is poem recitation.
ऐसा बोला जाता है कि पोइट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। जो पोइट्री है वो आत्मा की भाषा होती है, ठीक है। तो अगेन क्योंकि जो पोइट्री के लिए आप थोड़े सुंदर सुंदर शब्दों को इस्तेमाल करते हो, उनको बड़े सुंदर सुंदर तरीके से एक दूसरे के साथ पिरोया जाता है। तो ये जो स्किल होता है ना पोएम को अच्छे से, पहली बात तो आप अगर आप रिसाइट भी कर रहे हो, यानी कि पोएम आप किसी को सुना भी रहे हो, तो उसके लिए भी एक स्किल चाहिए ना, उसको एक इम्पैक्टफुल तरीके से आपको लोगों के सामने बोलना है। अगर वॉर की कोई पोएम है तो आपके अंदर वो जज्बा आपको दिखाना होता है, सुनाना होता है अपने बोलने के तरीके से, ठीक है। सेकेंडली अगर आप प्रेम की कोई पोएम पढ़ रहे हो तो प्रेम के भाव आने ज़रूरी हैं। आपके लोगों को आपकी पोएम को सुन के उनके अंदर से प्रेम का भाव निकल के आना चाहिए। तो पोएम रेसाइटेशन अगेन आप बोल रहे हो तो योर स्पीकिंग स्किल्स एंड जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके देयर लिसनिंग स्किल्स, राइट, दे आर बीइंग डेवलप्ड हियर। नेक्स्ट थिंग इज़ शॉर्ट प्ले। अगेन इट इज़ वेरी क्रिएटिव एंड एक्साइटिंग एक्टिविटी, क्योंकि शॉर्ट प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो लर्नर्स जो है ना वो प्ले की तरह, जो लर्नर्स हैं वो वेरियस जेस्चर्स यानी कि हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन, मॉड्यूलेशन वॉइस के अंदर, बॉडी मूवमेंट्स, इन सब को यूज़ करके अपने इमोशंस, फीलिंग्स और मोटिव्स को दिखाते हैं, जताते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है, शॉर्ट प्ले। तो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी, और इसको यूज़ करके हम अपने स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। Next question is respond to style, tone and registers of language. ओके, तो मतलब कि शैली, लहजा और भाषा के रजिस्टर पर प्रतिक्रिया, कैसे हम प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरीके से मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे होती है, फर्स्ट थिंग जो हो रही है कि इस पूरी प्रोसेस में, एंड व्हाट इज़ दिस प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, क्योंकि हम किसी की भाषा को सुन के उसके बोलने के लहजे और उसकी शैली, ठीक है, उससे हम रजिस्टर कर रहे हैं, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को हम रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग है यहाँ पर। तो कौन कौन से यहाँ पर हम स्किल्स डेवलप करते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से बच्चा पैदा होता है जब तक वो बड़ा होता है, एक मैच्योरिटी उसमें आती है, वो अडल्ट हो जाता है, वो कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप करता जाता है, उनको इन्हांस करता जाता है। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिकोडिंग साउंड्स, ठीक है। पहले तो साउंड्स को आइडेंटिफाई करना, डिकोड करना, ठीक है। अब साउंड्स में सब लेटर्स और सब कुछ आ जाते हैं, और लेटर्स से मिलके शब्द बनते हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूँ 2 शब्द अगर इंग्लिश के बोलती हूँ, पिट एंड बिट, तो पिट में प है, राइट, एंड बिट में ब है। तो इन साउंड्स के थ्रू बच्चा शब्द सीखता है, और शब्द के थ्रू भाषा सीखता है। तो शब्द की आइडेंटिफिकेशन करना तब सीखेगा जब वो साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करना सीखेगा, ठीक है। उसके बाद होता है रिस्पॉन्डिंग टू स्टाइल, मतलब किस स्टाइल में, किस लहजे में कोई बात कही गई है, आप उसको सुन के समझ सकते हो कि उसका अर्थ क्या है। एक लाइन को अगर आप 2 अलग अलग तरीक़ों से बोलते हो, अलग अलग लहजों में बोलते हो, तो उनका मतलब बदल जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है। तो हम क्या करते हैं, लिसनिंग के थ्रू हम पहले स्कैन करते हैं कि ये किस लहजे में बात बोली गई है, और उस लहजे को पकड़ कर हम उसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है। तो ये है रिस्पॉन्डिंग टू स्टाइल। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग टोन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इमोशनल टोन है, एटीट्यूडनल टोन है, किस तरीके की टोन है, उस टोन को आइडेंटिफाई करते हैं हम, और उसके बाद उसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लैंग्वेज, किसी पॉलिटिशियन ने स्टेज पर चढ़कर कोई लैंग्वेज यूज़ करी है, तो उसकी लैंग्वेज यूज़ करने का तरीका अलग होगा। अगर कोई लेक्चरर ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के सामने बात कर रहा है, या फिर कोई पीएचडी का स्टूडेंट है और वो अपने प्रोफेसर के साथ बात कर रहा है, ठीक है। अब हम घर पे जो बात करते हैं, घर पे एक इंसान अलग तरीके से बात करता है, जब वही इंसान अपने दोस्तों के बीच, या फिर मीटिंग्स में, या पार्टीज़ में, या फिर अपने कोलीग्स के बीच में बैठा होता है, तो वो अलग तरीके की भाषा का यूज़ करता है, अलग तरीके के लहजे का, टोन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस तरह से
यहाँ पर क्या है, उनके इमोशंस और जो इमोशंस और एटीट्यूड हैं टोन के, वो बदल रहे हैं, उनमें बदलाव आया हुआ है। तो इसलिए उसको भी हमें सीखना होता है, उसको लेकर हम कैसे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बात है। उसके बाद है रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। अब रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज का क्या मतलब है कि लैंग्वेज को किस तरीके से रखा गया है, किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने का मतलब कि क्या वो लैंग्वेज या पीस ऑफ लैंग्वेज वो इन्फॉर्मेटिव है, इमोटिव है या ऑक्यूपेशनल है। मतलब अपने काम के जगह पर होकर हम बात कर रहे हैं तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं, टेक्निकल भाषा का, टेक्निकल वोकैबलरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक, मिलिट्री, लीगल लिटरेचर्स, तो हर एक की वोकैबलरी अलग है, उनका शब्दकोश अलग है, उनमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि उस भाषा के जो शब्दकोश हैं वो, ठीक है। तो उसको लेकर हम अलग अलग तरह से जो इंसान है वो प्रैक्टिस करता है लिसनिंग और स्पीकिंग की, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये भी ग्रेजुअली जनरेट होती है। इंसान ग्रेजुअली, जो लिसनर है ग्रेजुअली वो सुनने की और फिर उस रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करके बोलने की कला भी सीखता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक एक पूरा पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। आई एम श्योर द वीडियो हैज़ बिकम अ बिट लॉन्ग, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमने पूरा पेपर एक डिस्कस करा है। तो इस पेपर को अगर आप इतने पॉइंट्स भी अगर आप सीख जाते हो और कर लेते हो और पेपर में लिख आते हो, आई थिंक इट वुड बी मोर देन इनफ। और मुझे खुद भी, मैंने बहुत कुछ सीखा है आप लोगों को सिखाने के साथ साथ इस पेपर को करते हुए। मुझे लगता है कि अदरवाइज़ मैं नहीं सीख पाती, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट यू गाइज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आई होप आपको बहुत यूज़फुल रहेगी ये वीडियो, बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। और होपफुली मैं बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँ। एटलीस्ट एक पेपर हम लोग एग्ज़ाम, CRSU के एग्ज़ाम से पहले हम लोग डिस्कस कर लें, सो इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। ओके, बाय।